यस, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र का जो पेपर सेकंड है, इसका आज नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन। उसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। अभी तक आपने उपयोगिता राष्ट्र नियम पढ़ा, समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, यानी कि जो उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित जो नियम हैं वो हमने पढ़े हैं। ये जो उपभोक्ता की बचत है, ये नियम भी उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित हैं। उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, वो आज हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता की बचत की क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी नियम बनते हैं उसकी कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर वो नियम क्रियाशील होता है, जिसको हम कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर। तो उपभोक्ता की जो बचत का नियम है, ये सर्वप्रथम 1890 में मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी उन्होंने व्याख्या की। यानी कि 1890 में प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में की गई थी। उसके बाद प्रोफेसर हिक्स ने भी उपभोक्ता की बचत की जो व्याख्या है वो उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से की है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से इसकी उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है। इंडिफरेंस कर्व का एक अलग से पूरा चैप्टर है, वहाँ अपने ट्रेन पढ़ेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु की लिए देने को तैयार है, यानी कि किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है। और इसी को प्रोफेसर मार्शल क्या कहा, उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं, यानी कि इसी को प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत कहा गया है। तो नटसेल में हम यदि बात करें तो उपभोक्ता की बचत किसे कहेंगे कि जो कीमत देने के लिए तैयार हैं, विलिंग टू पे है, और जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर घूमने के लिए गए और वहाँ पर आपको बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। आप ये सोचते हैं कि यार मुझे कहीं पानी मिल जाए तो मैं एक गिलास पानी के लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। आपने थोड़ी इधर उधर तलाश किए तो पानी का जो काउंटर है वो आपको मिल गया और वहाँ एक गिलास आपको 1 रुपये में मिल जाता है, और आप देने के लिए तैयार थे 10 रुपये और मिल गया आपको 1 रुपये में। तो कितनी बचत हो गई आपको, जो कीमत आप देने को तैयार थे, यानी कि एक गिलास पानी के लिए हम 10 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाजार में हमें एक गिलास पानी 1 रुपये मिल गया है। तो 10 - 1 10 - 1 10 रुपये आप देने के लिए तैयार थे, 1 रुपये में वास्तव में दिया, तो 9 रुपये के बराबर आपको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। ये वास्तव में बाहर से कोई पैसा आपको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आप खर्च करने के लिए कितने तैयार थे, 10 रुपये तैयार थे, और आपको 1 रुपये ही खर्च करना पड़ा, तो एक अप्रत्यक्ष रूप से आपको 9 रुपये की बचत हो गई। तो यही उपभोक्ता की बचत है। अब ये जो उपभोक्ता की बचत है, इसकी सिद्धांत की कुछ मान्यता हैं। पहली मान्यता क्या है कि उपयोगिता मापनीय है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि उपयोगिता को हम द्रव्य के रूप में माप सकते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, यानी कि उपभोक्ता की बचत का जो नियम है ये किसके ऊपर आधारित है, उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। क्योंकि हमें उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से आने वाली इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होती है। क्योंकि व्यक्ति पहले क्या करता है कि पहले इकाई के लिए वो ज़्यादा संतुष्टि उपयोगी है तो उसको ज़्यादा तैयार होता है, दूसरे से उसको सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होती है, तीसरी से और कम होती है, चौथी से और कम प्राप्त होती है। जो जैसे जैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है, वह व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए भी पैसा कम देने के लिए तैयार होगा। तो हमें कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो किसके नियम पर आधारित है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। दूसरी नेक्स्ट है इसमें वस्तु की स्वतंत्र उपयोगिता, यानी कि वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से प्रभावित नहीं होती है, वस्तु की स्वतंत्र उपयोगिता मानी गई है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो भी स्थिर रहती है। स्थानापन्न वस्तु का अभाव, यानी कि किसी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। हालांकि बाजार में स्थानापन्न वस्तु होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी है, लेकिन हमें मान के चलते हैं इस नियम के अंदर कि किसी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। अगर है तो उसको हम एक मुख्य वस्तु मान लेते हैं।
आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं, यानी कि अन्य बातें स्थिर रहती हैं, व्यक्ति की आय में, रुचि में, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी कि वस्तु का मूल्य समान होता है, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। ये कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के आधार पर ही ये नियम क्रियाशील होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उपभोक्ता की जो बचत है, एक उदाहरण लेते हैं अपन कि किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत, मैंने बताया आपको उपभोक्ता की बचत उपयुक्त राष्ट्र नियम पर ही लागू होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उपभोग करना चाहता है, तो पहली इकाई से उसको मान लीजिए 100 इकाई के बराबर उपयुक्त प्राप्त होती है। दूसरी वस्तु का इकाई उपयोग करता है तो उससे मान लीजिए 70 के बराबर उपयुक्त प्राप्त होती है। तीसरे का उपयोग करता है तो मान लीजिए 60 के बराबर उपयुक्त प्राप्त होती है। चौथी का करता है तो मान लीजिए उसको 40 के बराबर उपयुक्त प्राप्त होती है। और 5 का करता है तो मान लीजिए उसको 30 के बराबर उपयुक्तता प्राप्त होती है। और छठी का करता है तो उसको मान लीजिए 20 रुपये की उपयुक्तता प्राप्त होती है। ये उस वस्तु का एक इकाई का उपभोग करने से 100 इकाई के बराबर, दो इकाई दूसरी इकाई का उपयोग करने से 70 के बराबर, तीसरी का 60 के बराबर, चौथी का 40 के बराबर और 5 का 30 के बराबर और या 20 के बराबर। ये सीमांत उपयुक्तता राष्ट्र नियम में आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते जाएंगे हम, सीमांत उपयुक्तता उसकी कम होती चली जाएगी। अब व्यक्ति जिसकी सीमांत उपयुक्तता ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा तैयार होगा, देने के लिए तैयार होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु पहली इकाई प्राप्त करने के लिए वो 100 रुपये देने के लिए तैयार है, दूसरे के लिए मान लीजिए वो 70 रुपये देने के लिए तैयार है, तीसरे के लिए मान लीजिए वो 60 रुपये देने के लिए तैयार है, चौथी के लिए वो 40 रुपये देने की, यानी कि जैसे जैसे वस्तु इकाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी अगली इकाई के लिए वो कम देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि सीमांत उपयुक्त राष्ट्र नियम यही कहता है। 5वीं इकाई के लिए वो 30 रुपये देने तैयार है और छठी इकाई के लिए वो 20 रुपये देने के तैयार है। और मान लीजिए बाजार में उस वस्तु की कीमत 20 रुपये है, ये तो देने के लिए तैयार, और वास्तव में जो देता है, वास्तव में जो देता है कितना देगा, 20 रुपये, क्योंकि कीमत कितनी है बाजार में, 20 रुपये। क्योंकि आपने मान्यता में क्या लिखा था कि वस्तु का मूल्य समान रहता है, कि कीमत आपकी बराबर है, कीमत में कोई चेंज नहीं। तो पहली इकाई से उसको 100 रुपये देने तैयार था, 20 रुपये उसने दिए, तो कितनी बचत हो गई, उपभोक्ता की बचत हो गई इसमें 80 के बराबर। दूसरी से कितनी बचत हो गई, 70 देने तैयार था, 20 में प्राप्त होगी तो 50 की बचत हो गई। तीसरी में वो 60 रुपये देने तैयार था और 20 रुपये में प्राप्त हो गई, तो यहाँ 40 की बचत हो गई। चौथी इकाई में 40 रुपये देने तैयार था, 20 में प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर 20 रुपये बचत हो गई। 5वीं इकाई के लिए 30 रुपये देने तैयार था और 20 रुपये प्राप्त होगी, तो यहाँ 10 की बचत हो गई। छठी इकाई में 20 रुपये देने तैयार था और 20 रुपये ही में प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई बचत प्राप्त नहीं हुई। तो कुल बचत कितनी प्राप्त हो गई इसको, यदि इनको टोटक रहे 3, 4, 7, 5, 12, 8, 20, 200 रुपये के बराबर इसको बचत प्राप्त हो गई। तो इस उदाहरण से आप समझ रहेंगे कि एक व्यक्ति पहली इकाई प्राप्त करने के लिए 100 रुपये देने तैयार था, दूसरी इकाई प्राप्त करने के लिए 70 रुपये देने तैयार था, तीसरी इकाई प्राप्त करने के लिए 60 रुपये देने तैयार था, चौथी के लिए 40 रुपये, 5वीं के लिए 30 रुपये और छठी के लिए 20 रुपये देने तैयार था। लेकिन बाजार में उस वस्तु का मूल्य कितना था, 20 रुपये। तो 100 रुपये देने तैयार था, तो उसमें से 20 कम कर दी तो 80 रुपये की उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो गई, और कुल जो बचत प्राप्त हुई उसको 200 रुपये के बराबर हुई। 80 और 50, 130, 170, 190 और 200 रुपये की उसको बचत प्राप्त हो गई। अब इसी उदाहरण को हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते अपन 100, 70, 60, 40, 30 और 20 ये देने के तैयार है। इसी को अपन डायग्राम में फीड कर देंगे। ये OX अक्ष पर तो है वस्तु की इकाइयाँ, ठीक है, और OY अक्ष पर है जो कीमत देने के लिए तैयार हैं, कीमत।
तो कीमत अपन यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए 200 है ना, तो ये है 20, ऐसा बना लेते हैं 40, 60, 80 और ये मान लीजिए 100। ये हो गई कीमत और ये हो गई इकाइयाँ। अब जो पहली इकाई हैं, ये मान लीजिए पहली इकाई है, ये दूसरी इकाई है, ये मान लीजिए तीसरी इकाई है, ये मान लीजिए चौथी इकाई है, ये मान लीजिए पाँचवीं और ये छठी इकाई है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए उदाहरण की पहली इकाई के लिए कितने देने तैयार था? 100, तो यहाँ 100 पहली इकाई के लिए 100 रुपये देने तैयार है। दूसरी इकाई कितने हैं? 70, तो 60 और 80 के बीच में लगभग यहाँ आएगी ये, तो दूसरी के लिए ये देने तैयार है। तीसरे लिए कितना देने तैयार है? 60, तो 60 एरिया। चौथी के लिए कितने तैयार? 40, तो ये 40 एरिया। और पांचवी के लिए कितने दें? 30, तो 40 और 20 के बीच में 30, ये लगभग ये। और छठी के लिए 20 रुपये, तो ये 20 यहाँ गई। तो अब ये इसकी ये जो है ना, ये इसकी उपभोक्ता की बचत है। इसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये ए, बी और सी, ये यहाँ से यहाँ तक सारी, इसको इससे मिला दीजिए। ये ऊपर की जो बचत है ये सारी क्या होगी? इसकी उपभोक्ता की बचत। यहाँ लिख सकते हो उपभोक्ता की बचत। तो हमने क्या किया है, ओ अक्ष पर तो इकाइयाँ ली हैं और ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। यानी कि जो पहली इकाई था उसके लिए 100 रुपये देने तैयार था, दूसरी इकाई के लिए 70 रुपये और तीसरी के लिए 60। इसको हमने इस रूप में कर दिया है। ये डायग्राम तो बनेगा जो अविभाज्य वस्तुएं हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर इत्यादि। अगर जो विभाज्य वस्तु हैं, डिविजिबल वस्तु हैं, है ना, उनके लिए इसको रेखाचित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ बिंदु जैसे पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये, पाँचवें के लिए ये। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। चलो इसको बना लेते हैं पूरा, इसको मिटा देता हूँ। पहले वाला तो था आपका अविभाज्य वस्तुओं के लिए, दूसरा हम इसको ध्यान से बना लेते हैं। ओ एक्स, ओ वाई, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और ये छठी इकाई। यहाँ मान लीजिए 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80 और ये 100। तो पहली से कितना था? 100, तो यहाँ बिंदी लगा दिया आपने। दूसरी से कितना है? 70, तो 60, ये 70 यहाँ आ गई। तीसरी से कितना है? 60, तो ये यहाँ आ गई। और चौथी से कितना है? 40, तो ये 40 इसके पास आ गई। और पाँचवीं से कितना है? 30, तो 30 इसकी यहाँ आ गई। और छठी से कितना है? 20, तो 20 आपकी यहाँ आ गई। तो ये 20 इकाई हो गई। अब इसको इससे मिला दीजिए आप। तो ये आपकी उपभोक्ता की बचत होगी। ये जो छायाचित्र है ये हो गया उपभोक्ता की बचत। आप बिंदु ए, बी, सी, ये आपका छायाचित्र उपभोक्ता की बचत। ये डायग्राम बनेगा आपका जो विभाज्य योग्य वस्तु हैं, जो डिविजिबल वस्तुएं जैसे दूध है, अनाज है, जिनको कि हम विभाजन कर सकते हैं, उसके हिसाब से डायग्राम के 20 रुपये की है तो इसके ऊपर जिसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। क्योंकि 20 रुपये देने तैयार था, 20 रुपये दिए हैं, तब इससे यहाँ पर कोई उपभोक्ता बचत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जैसे पहली इकाई के लिए 100 रुपये देने तैयार था,
तो 20 है तो इसके 20 में 80 रुपये की इसको बचत प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप उपभोक्ता की बचत को रेखाचित्र के माध्यम से करते हैं। परीक्षा में आपको उदाहरण देना है काल्पनिक आंकड़ों पे लेकर के, उदाहरण के हिसाब से आपको फिर इसको रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट करना है। फिर रेखाचित्र बनाए उसको नीचे इसका वर्णन भी लिखना पड़ेगा कि ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की इकाइयाँ ली हैं, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। और उदाहरण के अनुसार जैसे मान लीजिए आप इस बिंदु पर आप देखें तो पहली इकाई के लिए वो 100 रुपये देने तैयार था, दूसरी इकाई के लिए वो 70 रुपये देने तैयार था, तीसरी इकाई के लिए वो 60 रुपये देने तैयार था। तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये मान लीजिए 100 रुपये हैं, ये दूसरी पे कहाँ कितना देने चाह रहा था, ये 70, तो इसमें से माइनस करते जाना आप, उस हिसाब से करते 200 रुपये की कुल इसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। अब ये जो उपभोक्ता की बचत का नियम है, जैसे हर नियम की आलोचना होती है, कठिनाई आती हैं, तो इसकी भी हैं। तो उपभोक्ता की बचत की जो कठिनाइयाँ हैं, आलोचना है, इसकी जो मान्यता है उसके आधार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मान्यता है अन्य बातें इस तरह पर नियम लागू होता है वो अवास्तविक हैं, क्योंकि व्यक्ति की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन होता रहता है, वस्तु की स्थान में वस्तु भी रहती हैं, वस्तु का मूल्य समान नहीं रहता है, मुद्रा की जो सीमांत उपयुक्तता है वो भी स्थिर नहीं रहती है। और कई बार उपयुक्त राशि नियम है जैसे लागू नहीं होता है, जैसे मान लीजिए प्रतिष्ठा की वस्तु हैं या जीवन रक्षक वस्तु हैं, वहाँ पर ये नियम थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रेगिस्तान में फंस गए और आपके मतलब बहुत तेज़ प्यास लग रही है, आपके प्राण निकलने वाले हैं, तो आप सोचते हैं कि अगर बहुत करोड़पति आप एक गिलास पानी मिल जाए तो हम 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मान लीजिए वो 10 पैसे में ही आपको गिलास पानी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हो कि 1 लाख रुपए में से आप 10 पैसे माने सकते, इतनी आपकी उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। ये थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति आती है। तो उपभोक्ता की बचत की बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं, बहुत सारी इसकी आलोचना भी हैं, लेकिन उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है, बाद में प्रोफेसर हिक्स ने भी इसको उदासीनता वक्र के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है, एक प्राइस लाइन के माध्यम से उसने बताया प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। तो उपभोक्ता की बचत का जो महत्व है, उपयोगिता है, ये विनिमय के नियम में भी लागू होती हैं, टैक्सेशन के अंतर्गत भी लागू होता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत भी लागू होता है, और जो राष्ट्रीय है उसके अंतर्गत भी लागू होता है। तो उपभोक्ता की बचत का अर्थ, इसकी परिभाषा है, इसकी मान्यताएं हैं, इसके रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण, उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण, इसकी आलोचना है और इसकी उपयोगिता है। ये सब चीज़ें आपको नटशेल में बताई गई हैं। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता वक्र से कैसे इसको स्पष्ट किया है। तो प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा है कि ये जो प्राइस लाइन है, ठीक है, ये जो प्राइस लाइन है, ये उदासीनता वक्र का निम्नतम बिंदु, इसको कहते हैं आईसी कर्व। तो जहाँ पर टच करेगा वहाँ पर उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। तो OQ और OP। तो प्रोफेसर हिक्स ने ये कहा है कि उदासीनता वक्र के माध्यम से क्या कि उदासीनता वक्र का जो निम्नतम बिंदु है, प्राइस लाइन को जहाँ पर टच करेगा वही उसकी अधिकतम संतुष्टि बिंदु, तो उससे ऊपर उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी, उससे इसको बचत प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना उपभोक्ता की बचत वाला, कि उपभोक्ता की जो बचत है कंज्यूमर सरप्लस है। नटशेल में कहें कि हम किसी वस्तु की प्राप्त करने के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार हैं और जो वास्तव में हम देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। जैसे आप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 100 रुपये देने तैयार हैं, लेकिन वो वस्तु आपको बाजार में 20 रुपये मिल जाती है, तो 80 रुपये की आपको उपभोक्ता की बचत हो गई, ऐसा माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।